नमस्कार। NSE 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दिव्य गौड़। गाय जिसे हम माता का दर्जा देते हैं, सनातन धर्म में गाय का स्थान बहुत ऊंचा है और वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसका मतलब यह है कि गाय में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये सब मिलकर 33 होते हैं। समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुई कामधेनु को आज भी देवता अपने पास रखते हैं और उनकी सेवा और पूजा करते हैं। लेकिन हमें क्या हो गया? हम क्यों गाय का अनादर और तिरस्कार करने लग गए? आखिर ये सब कब खत्म होगा? गाय की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर भी होते हैं। लेकिन आज गाय की इस दुर्दशा के हम कितने जिम्मेदार हैं और क्यों हमने हमारी माँ को खुले में कचरा खाने के लिए छोड़ दिया? गाय जब तक दूध देती है, हम उसकी माँ समान पूजा करते हैं। लेकिन जब वही गाय दूध नहीं देती या यूं कहें हमारे काम की नहीं होती, तो वो हम पर बोझ हो जाती है। सवाल कई हैं और उनके जवाब भी हम आज जानेंगे। इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए कुछ विशेष मेहमान आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम इन्हीं सब मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ PM भारद्वाज हैं, जो कि 4 PSU के MD और CMD रहे। मेरे साथ गौ माया संस्थान के फाउंडर सीताराम गुप्ता जी हैं और गौ महाकुंभ के चेयरमैन लाल सिंह भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इससे चर्चा करते हैं। डॉक्टर PM भारद्वाज साहब, सवाल सबसे पहले बहुत साफ है और बहुत क्लियर है। गाय माता है या हमारी सिर्फ एक जरूरत पूरी करने की एक पशु? माफ करना, मैं पशु बोल रहा हूँ, मैं मन से नहीं बोलना चाह रहा। लेकिन चूंकि जब आप बाहर जाएंगे तो 100 में से आपको 10 लोग भी माँ बोलेंगे, बाकी बोलेंगे गाय दूध देती है। लेकिन क्या गाय सिर्फ दूध ही देती है? गाय हमारी लिए माता नहीं है? हमारे वेदों में, हमारे जो ग्रंथों में जो दर्जा दिया गया है, वो क्या सिर्फ मानने के लिए दिया गया है क्या? उसको मानेंगे कब? गाय क्या है बेसिकली? देखिए गौड़ साहब, सबसे पहले मैं NSE 9 जो कि नेशनल लेवल की एक न्यूज़ चैनल है और बहुत तेज़ी से आप नेशनल प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स को लेके, मुद्दों को लेके जो डिबेट कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप ऊपर उठ रहे हैं। इस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है। और आज आपने गौ को लेकर के, गौ माता को लेके जो ये डिबेट रखी है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका और मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद आपको, आपकी टीम को देना चाहूँगा। आप क्या देखिए, वाक़ई जो गाय है, आपने जो एक क्वेश्चन मेरे से जी। पूछा, क्या माँ या पशु? गाय वाक़ई माँ है। माँ क्या करती है? देखिए, बच्चे का पालन-पोषण, बच्चे को हर तरह की शक्ति माँ के द्वारा प्रदान होती है। ऐसे ही गाय अगर हम देखें, तो गाय का जो गोगव्य है, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, चाहे वो घी है, पुरातन काल में या पूरे प्राचीन काल में जब इसका पूरी तरह से लोग बाग इसके महत्व को समझ रहे थे और इनको खा रहे थे, तो आप देखें किस तरह की हेल्थ थी। बहुत बड़ी ये बात थी। और जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी धरती माँ है, उसका स्वास्थ्य भी कितना अच्छा था। उसके अंदर ज़हरीले तत्व नहीं जा रहे थे। आज जो गोबर वाली खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, नहीं, उस उसकी पे वजह बाद में से। आएंगे, उस पे बाद में बात जी, करेंगे। जी, जी। लेकिन बेसिकली जब हम क्यों भूल रहे हैं अपनी माँ को, हम भूलते क्यों जा रहे हैं? देखिए, सवाल बड़ा बोलते यही है। बोलते हम इसलिए जा रहे हैं कि जो अंग्रेज और जो मुगल आए थे, इन्होंने आकर के हमारी संस्कृति को, हमारा जो जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी में हमारा भारतवर्ष का जो कंट्रीब्यूशन था वो 40% था। उसमें 20%, 40% का 20% गोकव्य से था, दूध, दही, ये जितने भी गोमूत्र और इनसे दवाइयाँ वगैरह सब कुछ चीज़ें उस टाइम यहाँ बन रही थी। अब वो परेशानी ये आ रही है कि अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने वो काम पहले किए जिससे कि भारतवर्ष की संस्कृति या जिस वजह से हम विश्व गुरु थे या सोने की चिड़िया थे, उसको तोड़ा जाए। वो सब काम उन्होंने चालू कर दिए। इसीलिए उन्होंने हमारे शास्त्रों को तहस-नहस किया, हमारे वैदिक ज्ञान को गुरुकुलों में ये सब पढ़ाया जा रहा था। गौ माता है, उसके रीज़न बताए जा रहे थे।
तो ये सब उनकी वजह से हुआ है कि जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने आक्रमण किए भारतवर्ष के ऊपर, गुलामी के समय में उन्होंने तेज़ी से जितनी हमारी स्ट्रेंथ थी उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, उसी का ये नतीजा है। अब समय आ गया है जब हमें इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रख के दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। गायों के संवर्धन के लिए जयपुर में गौ महाकुंभ आयोजित हो रहा है। एक अच्छा प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि वो जो उनके जो प्रयास है वो सफलतापूर्वक धरातल पे दिखें। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये जो गौ महाकुंभ हो रहा है, इसमें बेसिकली किन चीज़ों को समावेश किया जाएगा? आप बेसिकली सलाहकार भी हैं, मैं गौ मुख्य महाकुंभ सलाहकार मुख्य हूँ सलाहकार हैं और आप ही चेयरमैन जगह है से। हमारे लाल सिंह जी। और एक बात और बताऊँ आपको खुशी होगी गौर साहब, जनरली क्या होता है एक फील्ड में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो ये मानते हैं कि कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन सीताराम जी जो हमारे बैठे हैं जिनका स्टार्टअप वर्ल्ड के 40 गाय के मैं आऊँगा ऊपर। उनके पास हाँ, मैं आऊँगा नहीं बस उनके 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। हुँ, इन्होंने मुझे मिलवाया लाल सिंह जी से और राजू मंगोड़ीवाला जी, जो अध्यक्ष हैं अपने व्यापार प्रकोष्ठ के राजस्थान के, ये दोनों ही मुझे इनसे इन्होंने मिलवाया है। और ये महाकुंभ जो है वो बहुत बढ़िया अब आपने पूछा इसमें क्या होगा? गो गव्य के जो प्रोडक्ट है पूरे 350 प्रोडक्ट, 350 वहाँ पर प्रदर्शित होंगे। उनको यूज़र्स हैं 5 लाख लोग आ रहे हैं वहाँ पर, इसको देखने महाकुंभ में नॉलेज गेन करने के लिए। 500 जी। विजिटर हैं, 350 स्टॉल हैं, सेमिनार्स होंगी, सिम्पोजियम होंगे, वो सब तरह का काम यहाँ पर महाकुंभ में होने वाला है 4, 5, 6, 7 सीताराम जी सितंबर को। गौ माता तो हमने सुना है, लेकिन आपका जो फाउंडेशन का जो नाम है वो गौ माया है और जी, माया अपने आप में एक दूसरी चीज़ होती है। तो जी। गौ की माया क्या है या गौ जी, माया क्या है? तो ये बिल्कुल, बड़ा एक बिल्कुल। क्रिस्पी सा क्वेश्चन है कि माया तो है, माया माया बिना तो जी, संसार नहीं चल जी, रहा। जी, जी। लेकिन गौ की माया क्या है? राइट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, हम सभी को दिया कि एक अहम मुद्दे को आज आपके इस चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात पहुँचेगी। आपने जो पूछा गौ की माया क्या है? जी, अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं जैसे कि हरि की माया है पूरी दुनिया, लेकिन वो हरि भी जिसके कारण इस दुनिया में आए। कहा ना गाय के लिए ठाकुर जी को भी जन्म लेना पड़ा। बिल्कुल। हुँ, तो ऐसी स्थिति में उस पूरी गो की ही माया ये दुनिया है और उसी के पीछे ही दुनिया चलती है, इसलिए हमने अपने अभियान का नाम दिया गौ माया। और एक ऐसे मिशन पे गौर साहब हम काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जहां पर आज ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से जूझ रही है, हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। यदि गाय की शरण में हम आ गए, तो जीवन का किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम उससे निजात पा जाएँगे, निश्चित तौर पे मान के चलिए। किस तरह का काम करती है आपकी फाउंडेशन जो जी, है बेसिकली किस तरह का काम कर रही जी, है और मतलब समस्या क्या हैं और आपके चैलेंजेस क्या हैं आपके चलिए। पास में, प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक बहुत बड़ी समस्या जो आप हर व्यक्ति के अमूमन मुँह से सुनते होंगे और पूरी दुनिया की सरकारें और लोग इस पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में और ग्लोबल वार्मिंग में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भिन्न-भिन्न तरीकों से होता है। पर भारत की यदि हम बात करें तो अंतिम संस्कार जो हमारे 16 संस्कारों में से एक है। इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अब थोड़ी-सी विरोधाभासी बात लग सकती है कि एक तरफ हम उसको नाम अंतिम संस्कार दे रहे हैं, लेकिन ये प्रदूषण कारक कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहूँगा। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं और एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ों की लकड़ी को काट करके जला दिया जाता है। इस तरह 2 करोड़ पेड़ों को काट कर जलाए जाने से 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कोरोना में यदि आपने देखा होगा तो लकड़ी की कमी की वजह से हजारों शवों को नदियों में बहा दिया था और वहीं पे वो लावारिस पीड़ा मन में आई कि क्या गाय यहाँ भी समाधान हो सकती है। और वाकई जब हमने माँ कहा कि माँ तो हर समस्या का समाधान है, उसी गौ माता के गोबर को पराली जो आज भारत की दूसरी बड़ी समस्या है, हुँ, उस पराली में हमने देशी गौ माता के गोबर को मिलाया, कुछ हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी का निर्माण हो गया गौमय समिधा के नाम से, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार में निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। जयपुर के 11 मोक्षधाम हमने गोद ले रखे हैं और वहां पर उस गोमय समिधा को उस लकड़ी की बजाय हम अंतिम संस्कार में काम लेकर के इस जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको न्यूट्रलिटी पे लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इस अभियान के तहत। मतलब गायों के साथ-साथ आप नेचर को भी जी, बचाने की मुहिम पे आगे लग जी, गए। जी, जी, लाल सिंह जी, जो अब गौ महाकुंभ 2025 होने जा रहा है जी। उसको लेकर किस तरह की तैयारी है आपकी और ये जो क्या होने जा रहा है इस पूरे गौ महाकुंभ में? क्या कोई संत समागम होना है या गाय माता आएँगी या क्या कुछ हो रहा है ऐसा? बहुत ही
अच्छा सवाल आपने पूछा, उससे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें मौका दिया पूरी जनता से रूबरू होने का। अ, और अच्छा सवाल भी आपने पूछा कि गौ महाकुंभ में हो क्या रहा है? बेसिकली गौ महाकुंभ एक ऐसा समागम है, एक ऐसी विचारधारा है, जिस पे अभी तक किसी ने वो काम नहीं किया। खास करके गौ पे बातें बहुत हुई, लेकिन गौ को प्रदर्शित जो है उस रूप में अभी तक नहीं किया गया कि ये हमारी कितनी बड़ी पालनहार है। और गौ माता हम कहते हैं, लेकिन किस-किस विधियों में माता है, क्या-क्या वो हमें दे सकती है, इस संसार को उन्होंने क्या दिया, ये सारी चीज़ें इस गौ महाकुंभ में प्रदर्शित होंगी। खास करके आप ये देखिए कि गौ के गव्य कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, उनका एक-एक करके अपन विश्लेषण करें, तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे आज चल रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज अगर आप दूध की बात करें, तो गौ के दूध को हमारे आयुर्वेद में एक पूर्ण आहार का रूप दिया गया है। आप उस आहार पर अपने आप को स्वस्थ और पूरी लाइफ को गुजार सकते हैं। सिमिलरली जो गोमय है और गौमूत्र है, दोनों ही उत्पाद आज ज़्यादातर, चाहे गौशालाएँ हमारी हों, चाहे हमारे पशुपालक हों, तो गौमय को वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद में यूज़ करते हैं। वो थोड़ा उसका आपने वर्मी कंपोस्ट बनाया, थोड़ी कुछ खाद बनाई और उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। लेकिन एक समग्र जो इसकी खाद बननी चाहिए, जिस लेवल की एक ऑर्गेनिक जैविक खाद बननी चाहिए, ऐसी जैविक खाद का जो प्रदर्शन जो है, वो अभी तक अधूरा है। इस गौ महाकुंभ में इस तरह की जैविक खाद को प्रदर्शित किया जाएगा, जो आपका यूरिया और डीएपी दोनों के उपयोग को कम करेगा। आज हमारे जीवन में यूरिया और डीएपी का उपयोग जो है, वो बहुत बढ़ गया है, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अ, पूरे समाज में फैली हुई आपको नज़र आएँगी और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इनको अगर कम करना है तो हमें अपने खान-पान में सुधार करना अति आवश्यक है और खान-पान में सुधार कहाँ से होगा जब हम जैविक के काम को आगे बढ़ाएँगे। तो इस महाकुंभ में जैविक खेती के साथ-साथ जैविक उत्पादन दोनों चीज़ों का प्रदर्शन होगा ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स ये जान सकें, ये समझ सकें कि हम किस तरह से अपने उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। अगर आप जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो उसका बहुत ही सरल कितने फ़ायदे होंगे आप इसको इस नज़र से देखें कि जैसे ही हम जैविक खाद को मृदा में डालते हैं, खेत में डालते हैं, तो खेत की जो हमारी मिट्टी है, उस मिट्टी को में सुधार होता है। उसमें केंचुए का जन्म बढ़ जाता है, जे केंचुए का उत्पादन बढ़ जाता है। धीरे-धीरे केंचुए धरती से जो नीचे गए हुए हैं, वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, उसी की स्मेल से। और धरती का जो टेक्सचर है, वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। हमने ये कहा कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, धरती के स्वास्थ्य को हमने जैविक खाद से सुधार दिया। और इसके साथ जब आपने कोई भी सीड उसके अंदर डाला, जो भी बीज उत्पादन किया, उसका जो उत्पादन आएगा वो भी जैविक होगा। निश्चित रूप से जिस जैविक उत्पादन को जो भी मानव कंजम्पशन करेगा, जो भी उसको खाएगा, उसका स्वास्थ्य भी आवश्यक रूप से सुधरेगा। तो आपने मृदा के स्वास्थ्य को सुधारा, आपने मानव के स्वास्थ्य को सुधारा, अब आपने गोबर को एक सही दिशा दे दी। दिशा देने से आपने उसका उत्पाद बना दिए तो आपने जो मीथेन का उत्सर्जन है उसको भी आपने रोका एनवायरनमेंट में। तो मीथेन के उत्सर्जन को रोकने से एनवायरनमेंट में भी आपने सुधार किया। तो आपने हर लेवल पे एक ना एक चीज में सुधार करते गए और इस सारी कड़ी को हम देखें तो कहीं भी कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, सब पॉजिटिव में हो रहा है। एक ऑर्गेनिक सिस्टम को खड़ा करने में पूरे का पूरा
समाज उससे लाभान्वित हो रहा है। किस दृष्टि से? मृदा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और एनवायरनमेंट की दृष्टि से। ये तीनों दृष्टियों से हम उसमें सुधार जो है कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। इसी प्रकार गौमूत्र का भी बहुत बड़ा आयुर्वेद में रोल है, जो आज 90% गौमूत्र जो है वो धरती में समा रहा है। इस गौमूत्र को अगर हम सही दिशा लगाएं, सही दिशा में इसके उत्पाद बनाएं, तो फार्मर के यहाँ पे उत्पादित होने वाला गौमूत्र बिकने लगेगा, गोबर बिकने लगेगा। इन दोनों के बिकने से फार्मर को कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाएगी और नतीजा ये होगा कि कोई भी फार्मर, कोई भी किसान, कोई भी पशुपालक गाय को सड़क पे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी गाय से मुझे गोबर मिलेगा, मेरी गाय से मुझे गौमूत्र मिलेगा, इसलिए उसको बाहर नहीं छोड़ना, और वो उसको इकट्ठा करने के काम में लग जाएगा, और क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे इससे पैसा मिलने वाला है। तो अभी तक सबसे बड़ी समस्या ये है कि गोबर और गौमूत्र जो है वो बिकते नहीं है, इसलिए फार्मर जो है वो उसकी आर्थिक दशा कमजोर रहती है। तो गौ महाकुंभ में ये प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ के पशुपालकों का गोबर और गौमूत्र जो दोनों ही बिकने शुरू हो जाएं, ताकि अधिक से अधिक आय जो है हमारे पशुपालकों को प्राप्त हो और आने वाले दिनों में वो अपने आप को स्वस्थ फील करें, अपने आप की आर्थिक दशा को ऊपर उठाने में दूसरा ये मदद बात करें। है, आपने योगदान की बात की कि महाकुंभ जो आयोजित होने जा रहा है, उसमें जो आप लोगों ने योगदान की बात की है। जी। पीएम भारद्वाज साहब, आपका क्या योगदान है इसमें? वैसे आप मुख्य सलाहकार हैं, क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, मैं नेशनल मोटिवेटर भी हूँ और बच्चों से, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूलों के बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। मेरे मोटिवेशनल लेक्चर में मैं इस सब्जेक्ट को लेके लगातार बोल रहा हूँ, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। जब से मैं चीफ एडवाइजर बना हूँ हमारे सीताराम जी का, गोमाया का और महाकुंभ का, लाल सिंह जी का, बहुत बढ़िया। तो वहां जाके बोल रहा हूँ। पहली बात। सेकंड ये है कि जब तक बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे, भारत का भविष्य उनके हाथों में, उन्हें हमारी पुरानी संस्कृति की चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो वो प्रोडक्ट वहां के वहीं रुक जाएगा। तो उनको समझा रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। रिसर्च जो है वो इसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटीज को मैं जोड़ रहा हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को, वो एग्री कर रहे हैं कि वो इसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे। इसे गो महाकुंभ में, या हम सीताराम जी की बात करें, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको लेकर के हम पूरे सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, ये सब जगह जगह करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं राजस्थान चैम्बर का भी मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर के.एल. जैन साहब के साथ में वर्क कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री को भी जोड़ रहा हूँ। अगर इंडस्ट्रीज के समझ में आ गए, ये आ गया कि भाई इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, तो वो भी इनके उत्पादों को जो है बनाना चालू करेंगे, और उसमें बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। एक जिक्र किया अभी बातचीत में लाल सिंह जी ने कि गो गव्य भी आप लोग बना रहे हैं, तो बेसिकली गो गव्य पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है, और उससे क्या बेसिकली क्या कुछ क्रांति आने वाली है, या कुछ देखिए, सीताराम जी ने जैसे कह रहे हैं कि प्रति 1 करोड़ व्यक्तियों की डेथ हो रही है अमूमन, मान लो साल भर में, भारतवर्ष में, और उसमें से जो है 2 पेड़ यानी 2 करोड़ पेड़ कट रहे हैं। और आपने जो लकड़ी बना दी गो गव्य से, उस लकड़ी में एक तो पॉल्यूशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू द जो पेड़ कट रहा है। पेड़ कटने एक तो बंद हो गए, और उसके बाद जो पॉल्यूशन पेड़ से निकल रहा है वो इनकी लकड़ी में बहुत कम निकल रहा है। तो एक तो ये फायदा हो गया। जमीन के अंदर जो हम दुनिया भर के केमिकल डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी जो वातावरण है वो भी सुधर रहा है, और आदमी की हेल्थ सुधर रही है, जमीन की हेल्थ सुधर रही है। तो ये तो पर्यावरण को लेकर के तो बहुत बड़ा फायदा गोगपे से हो रहा है। लाल सिंह जी, एक बात बताइए, जो आजकल एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल गया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जी। बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है क्या? सर क्योंकि अगर मैं गाय की बात करूं, जी। तो एक बहुत सीधा सा कैलकुलेशन मेरे दिमाग में आता है कि जितना पनीर दुकानों पे मिलता है, जी। उतना गाय दूध ही नहीं देती है, और इतना तो मुझे पता है कि पनीर बनता कैसे है। तो अगर उस सारे दूध को फाड़ के पनीर बना दिया, तो हम पी क्या रहे हैं? और अगर हम पी दूध रहे हैं, तो पनीर कहाँ से बन रहा है? जो शाही पनीर, पनीर लबाबदार, जो दुनिया भर के जो चल रहे हैं मेन्यू कार्ड में, तो 2 सवाल है मेरे आपसे जी। कि बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं क्या?
जी। और अगर वो हैं तो वो भी ऑर्गेनिक हैं क्या? देखिए, ऑर्गेनिक जो है वो एक विचारधारा और उसके साथ में जो उत्पादन का जो बात अपन कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो है, वो आज की नीड है, आज के समय की पुकार है। आपने एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखा होगा कि यूरिया का प्रकोप जो है, यूरिया का यूटिलाइज़ेशन आप देखो किसान दिनों-दिन बढ़ा रहा है और उसके बढ़ने से और पेस्टिसाइड्स का उपयोग बढ़ रहा है। दोनों के बढ़ने से कैंसर के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस चीज को कम करना है तो आपको ऑर्गेनिक पे आना ही होगा, ऑर्गेनिक उत्पादन करना ही होगा। आज भारत सरकार ने भी यह तय कर रखा है कि अगर आप यूरिया जितनी बेचते हो उसकी 33% आपको ऑर्गेनिक खाद बेचनी अनिवार्य है। अब ऑर्गेनिक पे लोग कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, सबको जैसे-जैसे अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता होने लगी है, जो स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं, उन सबको ये मालूम है कि हमें ऑर्गेनिक सिस्टम को अपनाना ही होगा और जब भी ऑर्गेनिक का नाम आएगा, तो गाय का गोबर जो है, वो उसका महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि उससे ही ऑर्गेनिक शुरू होता है। इस महत्वपूर्ण अवयव को के साथ में बहुत सारी चीजों को मिलान करके आप बहुत बेहतर तरीके की जैविक खाद बना सकते हैं और उसी जैविक खाद के उपयोग करने से आपको जो उत्पादन प्राप्त होगा, जो भी ग्रेन्स आपको प्राप्त होंगे वो जैविक होंगे। हमारे यहाँ पे अभी तक आप देखो कि प्रोसेस को जैविक घोषित किया जाता है कि आप अगर जैविक खाद आज डालनी शुरू करोगे, तो लगातार 3 साल तक आप उसी जैविक से उत्पादन लोगे, तो आपको रोका जो है वो जैविक खाद, जैविक उत्पादन को सर्टिफाइड करता है। ये अभी तक नहीं है कि आपके ग्रेन्स को वो सर्टिफाई करे। ये अभी कमियां हैं कि हमारे सिस्टम में अभी कमियां हैं कि ग्रेन्स को सर्टिफाई नहीं करते, हम प्रोसेस को सर्टिफाई करते हैं। लेकिन खाते क्या है हम? प्रोसेस नहीं खाते, हम खाते हैं ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को सर्टिफिकेशन होना अभी बाकी है। ये होना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि ये भी होगा। अदर्स लोग जो हैं इस चीज को, ग्रेन्स को सर्टिफाई कर रहे हैं और सर्टिफाई करने के तरीके को भी हमें वापस इसको लाना पड़ेगा। इसी तरह के जैसे ही हम इन पूरे ऑर्गेनिक सिस्टम को जनरेट करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे मानेंगे कि मानव स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होगा और उसमें रोगों की संख्या में ड्रास्टिक गिरावट आएगी। बहुत तेजी से उसमें गिरावट आएगी। अगर बीमारी शुरू कहाँ से होती है? खान-पान से। आप क्या खा रहे हो? उसी से बीमारी शुरू होती है। आपने अपने खाने-पीने की उस सिस्टम को सुधार दिया, तो निश्चित रूप से आपको कोई रोग छू नहीं सकता। आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि छोटे-मोटे रोग को आप बिल्कुल आसानी से उसको पार कर सकते हो। सीताराम जी, एक सवाल आपसे है जी। कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा सा जवाब दिया। जी, एक ऑर्गेनिक शब्द ही है। जी, तो सबसे पहले तो जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो उसकी समस्याएँ हमारे सामने बहुत आती है। जी, आपने एक नया कैंपेन शुरू किया है, जी, वर्ल्ड लेवल पे आप अपना काम कर रहे हो और जी, अच्छा काम कर रहे हो। जी, पहले तो चैलेंजेस आ जाते हैं। जी, जब हम कोई कैंपेन ड्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उसे उससे पहले ड्राफ्टिंग से पहले उसकी प्रॉब्लम्स रेज़ होती हैं कि हाँ भई समस्याएँ क्या आएँगी। जी, वो समस्याएँ किस तरह की समस्याएँ का आपको सामना करना पड़ रहा है? दूसरा सवाल है कि ग्लोबल नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो, तो किस जी, तरह के इसके रिजल्ट्स आप आएँगे। कैसे मानते हैं कि इसका जो रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा, वो किस लेवल पे होगा और किस पाथ पे जाके ये रुकेगा? जी। अगर आपसे मैं बात करना चाहूँ तो हमने कभी सुना होगा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हम मानव देह की हम बात करते हैं, मानव जीवन की बात करते हैं, तो आज जैसा कि लाल सिंह जी साहब भी कह रहे थे और भारद्वाज साहब ने भी कहा कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि खान-पान और चीज़ें बिगड़ गई। जी। बट एक शब्द हम और बोलते हैं भगवान। भगवान को हमने थोड़ा-सा एलोबरेट किया डिफरेंट वे में। गाय को भी हमने भगवान क्यों माना? वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। हुँ, ये 5 ही तत्व हैं जिनसे इंसान बना हुआ है और 5 ही तत्व हैं जो भगवान में समाहित है।
इनको ठीक करने का काम जो है वो केवल और केवल गौमाता कर सकती है। अगर हम उदाहरण लेते हैं गाय के पांचों गव्यों की हम बात करते हैं, अगर हम गोबर की बात करते हैं तो भूमि तत्व का प्रतीक है, यदि हम गोमूत्र की बात करते हैं तो वायु तत्व का प्रतीक है, दूध की बात करते हैं तो जल तत्व का प्रतीक है, घी की बात करते हैं तो अग्नि तत्व का प्रतीक है, और दही या छाछ की बात करते हैं तो आकाशीय तत्व का प्रतीक है। इनमें से कोई भी एलिमेंट यदि हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो गया ना तो हम बीमार हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी, और यदि इन तत्वों को ठीक करना है तो ये पांचों गव्य है जो बैलेंसिंग का काम करते हैं। 1 मिनट का समय लूंगा, उसमें एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा कि बीमारियां कैसे हम जड़ में जाकर के ठीक कर सकते हैं। यदि किसी के शरीर में अगर भूमि तत्व बिगड़ गया तो उसको स्किन डिजीज हो जाएगी, यदि आकाशीय तत्व बिगड़ गया तो मस्तिष्क से संबंधित रोग हो जाएंगे, यदि वायु तत्व बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं बॉडी में दर्द और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इनको ठीक करना है तो हमें गौमाता की शरण आना पड़ेगा, और इन गव्यों का यदि हमने जीवन में उपयोग कर लिया तो निश्चित मानिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि हमारे जीवन में हमने कहा था सुख तो बहुत होते हैं, लेकिन 7 सुखों का हमने कभी वर्णन सुना होगा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हूं माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर वासा, षष्ठम सुख हो सज्जन पासा, सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग में बहुतेरे। बहुत बढ़िया। विडंबना ये है, पहला ही सुख हमारे जीवन से नदारद हो गया है। पहला सुख निरोगी काया जो है ना वो हमारे पास है ही नहीं, फिर हम किन सुखों की बात कर रहे हैं। तो यदि हमें ये सुख जीवन में लेने हैं तो गाय की शरण में आना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये रही कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि चैलेंजिंग बहुत होता है कोई भी काम, और वास्तव में सफलता से पहले संघर्ष जरूरी है, बिना संघर्ष के सफलता उपलब्ध होगी ही नहीं। मैं कोरोना का बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत लोग कोरोना को है जो कोसते हैं, पर मैं धन्यवाद अदा करता हूं क्योंकि समस्याएं भी आती है तो ये ईश्वर का संकेत होता है, उसमें से कैसे हम समाधान निकाल के ला सकते हैं। और कोरोना में जहां हजारों लाखों लोग थे वो काल कलवित हो गए, ऐसे में ही लकड़ियां नहीं मिली, और वहीं से इस गोमाया अभियान ने जन्म लिया। और वहां से चैलेंज हमको बहुत सारे आए, क्योंकि मोक्ष धामों पे जाते थे कोई पूछने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका लकड़ियों का व्यापार चल रहा, वो चाहते ही नहीं विकल्प आ जाए। सरकार के पास गए तो वहां भी समस्या आई, पर फिर मैं सबका धन्यवाद दूंगा कि सबने सहयोग बहुत किया, क्योंकि कोरोना से ये तो लोगों को समझ में आ गया कि जीवन में अब हमको बदलाव लाना पड़ेगा। जिस धर्रे पे हम जीवन जीते चले आ रहे हैं ना, वहां कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और ये नहीं लाए तो आज तो कोरोना है, पता नहीं किस किस तरह की विपदाएं और किस किस तरह की आपदाएं आने वाले समय में आएगी। तो कहीं ना कहीं गौमाता का शरण पकड़ लें, गौमाता का पल्लू पकड़ लें, गौमाता की पूंछ पकड़ लें, निश्चित तौर पे हमारा जीवन भी सुखमय होगा, ये चैलेंजेस भी दूर होंगे। और व्यापक इंपैक्ट की बात करें तो सर, पर्यावरण की यदि बात करते हैं, श्वास जो आज हम ले रहे हैं, पूरे भारत में यदि हम बात करें कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितने परसेंट ऑक्सीजन की जरूरत है, लगभग 20.8 पॉइंट समथिंग है, जो हम राउंड फिगर 21% मानते हैं। विडंबना यह है पूरे भारत में कहीं भी 21% ऑक्सीजन वातावरण में है ही नहीं। और गौमाता के गव्यों की खासियत देखिए, गीले गोबर में 23% ऑक्सीजन, अगर उसको सूख करके कंडा बन गया तो उसमें 26% ऑक्सीजन, यदि उसके जला के भस्म बना दी तो 46% ऑक्सीजन, और विशेष विधि से भस्म बना दी तो 60% ऑक्सीजन। यदि उसकी 1 चम्मच हमने पानी में डाल दी तो वो पानी जो है वो ऑक्सीजन वाला पानी बन जाता है। यदि उसको हम पीना शुरू कर दें तो जिस शरीर में भरपूर ऑक्सीजन है उसमें कैंसर पनप ही नहीं सकता। तो कैसे गौमाता हमको स्वस्थ नहीं बना सकती, पर हम दूर हो गए। पहले घर घर में गाय थी, अब गाय केवल गौशाला तक बन के रह गई। जब से हम गाय से दूर हुए ना, तब से हमारा जीवन जो है वो पीड़ाओं से फलीभूत हो चुका है। अब यदि इन पीड़ाओं को हमें दूर करना है तो गाय की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए हमने एक टैग लाइन दी, घर घर गौ में, हर घर गौ में। आपकी आज्ञा से एक पॉइंट में बीच में बोल रहा हूँ गौर जी। साहब, आपने पीएचडी कर रखी है गोगव्य के ऊपर, गोगव्य के ऊपर आपकी पीएचडी है। और लाल सिंह जी जो बैठे हैं, जब गोपालन डायरेक्टर थे, गौ माता के लिए करीब 1200 करोड़ का फंड किस तरह से संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए यूज किया जाए, आपने प्लान बनाया था। तो आपके साथ जो गोमाया वाले बैठे हैं या महाकुंभ वाले बैठे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और यही एक रीजन है कि इतनी पीएचडी में रहने के बाद मैंने इनका मुख्य सलाहकार दोनों का ही बनना स्वीकार किया कि बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं बेसिकली सीताराम जी संघर्ष कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं,
लाल सिंह जी एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, गायों का अस्तित्व बरकरार रहे, उनका आदर बरकरार रहे, या फिर हम बात करें कि उनके साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार शब्द इसलिए उपयोग में लूंगा क्योंकि जब तक जो गाय हमें दूध देती है तब तक हम उसे माँ का दर्जा कहते हैं। कहावत भी है कि दूध देने वाली गाय की लात भी सही जाती है, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती है तो हम उनको बाहर छोड़ देते हैं आवारा। वो कहीं ना कहीं आपको गलियों में, सड़कों पे प्लास्टिक या कचरा खाती हुई दिखेगी। आप मुख्य सलाहकार हैं, किस तरह का एक रोड मैप आप बना रहे हैं, क्या योगदान आप इनके साथ में मिलके दे रहे हैं? देखिए, एक बात बताऊँ, एक बॉक्स हमने आपको दिखाया था, जिसमें कि गो कव्वे के प्रोडक्ट थे। जी। वो 200 गाय ऐसी हैं जो कि दूध नहीं दे रही, लेकिन उनसे वो प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन गायों को उनके लिए कहीं जाके दान नहीं माँगना पड़ रहा, बल्कि 2 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर हो रहा है उन प्रोडक्टों से, 2 करोड़, और लोगों को रोज़गार महीना या मिल रहा है। सालाना? हैं जी? महीना या सालाना? साला सालाना, लेकिन वो सालाना। गायें जो कि आवारा घूम रही थी, जिन गायों का कोई देख-रेख नहीं हो पा रही थी, उनको इकट्ठा करके गो कव्वे से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो हेल्थ में भी यूज़फुल हैं, हर तरह से वातावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं, इस तरह की धूप बत्तियाँ, सब तरह की चीज़ें वहाँ हैं। तो मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, मैं इनके साथ जो भाग-दौड़ कर रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल तक। देखिए, हम जो है बड़े-बड़े राजनेताओं से मिल रहे हैं। हमारा प्लान यहाँ बोलना उचित नहीं लगेगा, लेकिन हाईएस्ट लेवल तक हम इस बात को पहुँचा रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री भारत के। उन तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने घर में गाय पाल रखी है। मुझे बड़ा दुःख होता है देख के कि लोग बाग कारों में कुत्तों को लेके घूम रहे हैं। जिसने अगर काट लिया या कोई गेस्ट मिलने आता है, कई जगह मेरे को सुनने में आता है 14 इंजेक्शन लग रहे हैं। तो बजाय इसके अब मिनिएचर गाय आ गई, उनको पालें, जिससे वातावरण भी शुद्ध हो, दूध भी मिले और हर तरह से जो है समाज का फ़ायदा हो। तो हम इनकी आवाज़ को लेकर के हर जगह मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ, और जगह-जगह हम जा रहे हैं, हर लेवल पे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज़ेशन हो, सभी जगह जाके इन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं लाल और सिंह इनको जी, बढ़ा। आप ये सब चीजें गो महाकुंभ कर रहे हैं, तो किस तरह के व्यक्ति, किस तरह की संस्थाएं, किस तरह के लोग आपको मदद के लिए आपके साथ में आए हैं? गो महाकुंभ में आप देखें कि हमारे साथ में बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं, वो हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, जिसमें भारद्वाज फाउंडेशन है, गोमाया भी हमारे साथ में है, रोटरी डिस्ट्रिक्ट जो है 56 जो हमारे साथ हैं, एसबीआई हमारा मेन स्पॉन्सर है, इसके साथ-साथ में अमूल भी हमारे साथ में है, आईडीए जो है, जो इंडियन डेयरी एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ में है। इसके साथ-साथ में आप ये देखेंगे कि अ, स इसके अलावा जो है यूएनएसीसी भी इसको जो है बहुत तरह से हमें हमारे साथ जो है चल रहे हैं और उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है इसको इंटरनेशनल बनाने के लिए। पूरे इस महाकुंभ को बेसिकली गो महाकुंभ एक पहला प्रयास है गोकुल ग्राम की संरचना करने के लिए। तो गोकुल ग्राम क्या है? गोकुल ग्राम एक ऐसे गाँवों की कल्पना है, परिकल्पना है जिसके अंदर पूरे 10,000 कैटल जो हैं वो बहुत सारे पशुपालकों के मध्य जो है रहेंगे और वो पशुपालक जो 20-30 गायों को अपने घर में पालेंगे और उनके पूरे उत्पाद जो है एक सेंट्रलाइज़ जगह पे इकट्ठे होंगे और वहाँ प्रोसेस होके समाज के लिए उपलब्ध होंगे। तो उन 250 परिवारों की इकोनॉमी जो है वो काऊ बेस्ड होगी, गाय पर आधारित होगी। तो काऊ बेस्ड इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने के लिए, री-एस्टेब्लिश करने के लिए ये गो महाकुंभ का जो उत्सव है या गो महाकुंभ का जो आयोजन है, वो किया जा रहा है। सीताराम जी, जी। किस तरीके देखते हैं आगे की चीजों को? पहली चीज़ तो मैं जब वो बात कह रहा था तो एक बात छोटी-सी और रह गई थी जिसे मैं साझा करना चाहूँगा। इसीलिए आपको मौका दिया। जी, जी, जी। कि गाय को जहाँ हमने बोला, अंग्रेजों ने भी देखो उसकी वैल्यू उतनी ही समझी। इंग्लिश में शब्द आता है COW, सेंटर ऑफ वेलफेयर, वेरी गुड, कल्याण का केंद्र है ये। बहुत तो बढ़िया। केवल हम भारतीय नहीं, पूरी दुनिया, जो आप पूछ भी रहे थे कि कैसे इसका व्यापक है, यानी अंग्रेजों ने भी इसकी वैल्यू समझी, अंग्रेजी में भी कहा, तो भी उसका अर्थ निकल के आया कि कल्याण का केंद्र जो है, वो गाय से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और छोटा-सा इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देशी गोमाता, गोमाता का मतलब देशी गोमाता है, सूर्य केतु नाड़ी होती है एक, और हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? सूर्य।
सूर्य से ज्यादा ताकतवर नहीं है, उससे दो तरह की किरणें निकलती है। एक वेग की किरण निकलती है, एक प्रज्ञा की किरण, चेतना की किरण। वेग की किरण को एडॉप्ट करने की पावर केवल घोड़े में है। जो वो किरणें आती है, इसीलिए पावर को हॉर्स पावर से इंडिकेट किया जाता है। और चेतना की जो किरण है ना, उसको एडॉप्ट करने की पावर केवल और केवल वेद लक्षणा गौ माता में है। जो वो सूर्य केतु नाड़ी है, उससे वो उसको ग्रहण करती है और अपने गव्यों के माध्यम से हमको देती है। हमें तो ताकत ही नहीं है उसको ग्रहण करने की। इसीलिए आपने देखा होगा गाय का हर गव्य पीला है, चाहे वो दूध है, चाहे गोमूत्र है, चाहे घी है। अब उस ताकत को यदि हमें, उस चेतना को लेना है, उस बुद्धि को लेना है, तो गाय के गव्यों को हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। एक शब्द और है जिसकी मुझे पीड़ा है, और मैं आपके इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे निगम के मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहब को, उन लोगों के प्रयास से। जो एक शब्द था आवारा, ये हमें बड़ी पीड़ा देता है, क्योंकि एक तरफ हम माँ कह रहे हैं, एक तरफ आवारा। बच्चे आवारा हो सकते हैं, माँ कभी आवारा नहीं हो सकती है। निराश्रित शब्द उन्होंने जोड़ा, और 247 नगर पालिका और नगरीय निकाय में इस शब्द को ही आवारा की जगह निराश्रित शब्द कहा गया। और हम जो प्रयास कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये जो निराश्रित गोवंश है, एक एक व्यक्ति उनको अपने साथ जोड़ ले और अपने जीवन को सफल बना ले। निश्चित तौर पे व्यापक परिवर्तन आना ही आना है। मैं समाजों का भी धन्यवाद दूंगा कि जो 11 मोक्षधाम हमने गोद लिए, उसमें एक एक समाज एक एक मोक्षधाम से हमारे साथ जुड़ गया है। चाहे वो माहेश्वरी समाज हो, चाहे अग्रवाल शेखावाटी समाज हो, चाहे खंडेलवाल समाज हो। नगर निगम से हमने 20-20 साल के लिए ये मोक्षधाम लीज पर ले लिए हैं, और वहां पर डेवलपमेंट का काम हो गया है। और नीरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके साथ मिलकर के मोक्षधामों पे एक ऐसी चिमनी लगाने जा रहे हैं, जो वो धुआं निकलता है उसको वो कैप्चर कर रही है। उसमें एक वाटर स्क्रबर लगाया है, पूरा पॉल्यूशन उस पानी में आ जाएगा। जो धुआं निकलेगा वो प्रदूषण मुक्त होगा, और वो जो पानी है वो कार्बन का पानी बन चुका है, वो पेड़ पौधों में खाद के काम आएगा। तो मोदी जी ने जो एक वहां पर 2015 में पेरिस के क्योटो में जो सम्मेलन हुआ था, जहां पे लगभग 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, यूके और यूएसए ने 2050 तक, चाइना ने 2060 तक, और भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का संकल्प लिया था। अकेले मोदी जी तो सारा काम करेंगे नहीं, हमारा भी दायित्व बनता है। तो हमने कहा कि जो अंतिम संस्कार में 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है, आने वाले दिनों में उसको नेट जीरो पर लाने का प्रयास गोमाया के माध्यम से हम करेंगे। और इसी तरह के, चाहे वो गो महाकुंभ हो रहा है, चाहे भारद्वाज साहब का हमको जो एक आशीर्वाद मिल रहा है, जो अनुभव का हम ले पा रहे हैं, इन माध्यमों से, इन टीमों के माध्यम से हम चाहेंगे कि न केवल भारत का, क्योंकि हवा शुद्ध होगी ना, तो उसका आनंद तो साहब अमेरिका भी लेगा और चाइना भी लेगा। तो पूरे विश्व में कैसे हम व्यापक प्रभाव छोड़ पाएंगे, इस पर हम लोग ये प्रयास। बहुत ही बढ़िया, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी गाय के संवर्धन और अस्तित्व के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये प्रयास सार्थक भी साबित होगा। आप गाय को सिर्फ दूध देने के लिए ही नहीं पालें, गाय की सेवा पूजा करके पुण्य भी कमाएं। गायों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए समाज में जागरूकता आएगी, और आशा करता हूं जनता इस बात को समझेगी भी। गाय हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और गौ माता से मिली हुई और बने हुए उत्पाद हमारे जीवन में कितनी खुशियां और आनंद ला सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आप भी गाय माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझिए और पुण्य कमाइए। फिलहाल के लिए NSE 9 न्यूज़ में इतना ही, और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। उनसे प्रेम कीजिए जो आपसे प्रेम करते हैं। नमस्कार।